चैप्टर 9। यश बिना अर्पिता की तरफ देखे रूम से बाहर निकल गया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके दिमाग में रह रहकर एक ही बात आ रही थी कि अर्पिता उसे धोखा दे रही है। वो अपने दिमाग में से ये बात निकाल ही नहीं पा रहा था कि अर्पिता उसे छोड़कर किसी और के साथ भागने का प्लान बना रही थी। अब उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि इसलिए ही अर्पिता ने दिल्ली जाने का झूठ बोला ताकि वो उसे छोड़ रोहन के साथ भाग सके। यश का दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था और उसके सामने उसके अतीत की वो कड़वी यादें घूमने लगी जिन्हें वो कभी भी याद नहीं करना चाहता था। उन यादों को याद कर यश की आंखों से आंसू निकल गए और उसके मुंह से निकला, बापू साहब। यश के पिता ओम जी आर्मी में ब्रिगेडियर थे और ये उन्हीं का ही सपना था कि यश भी एक दिन एक हाई रैंक्ड ऑफिसर की पोस्ट पर आर्मी को ज्वाइन करे। ये गर्मियों की छुट्टियों के दिन थे, इसलिए यश, जिसका एडमिशन उसके पापा ने देहरादून आर्मी स्कूल में करवा दिया था, वो आजकल जयपुर आया हुआ था। यश जब अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलकर हवेली की तरफ वापस आ रहा था तो उस कड़कड़ाती धूप में उसने छत के ऊपर किसी दो आदमियों को आपस में बात करते हुए देखा कि तभी यश ने देखा कि कोई छत से नीचे गिर रहा है। वो भाग कर उस तरफ गया तो उस आदमी को देख यश की एक चीख निकल गई, बापू साहब। और वो फूट फूट कर रोते हुए बापू सा चिल्लाने लगा। यश की चीख पुकार सुन सभी हवेली से बाहर की तरफ आ गए और अपने सामने का नजारा देख उन सभी का कलेजा उनके मुंह को आ गया। यश की शर्ट खून से लथपथ हो गई थी और वो ओम जी को अपनी गोद में लिए रोए जा रहा था। जगदीश जी ने आगे बढ़ अपने भाई को उठाना चाहा तो जय जी ने उसका हाथ पकड़ उन्हें रोकते हुए बोला, भाई साहब नहीं रहे। ये सुन शीतल जी वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। केतकी जी ने उन्हें संभाला। वहीं बोधी देवी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जय जी ने आगे बढ़ यश को ओम जी से अलग किया। थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार यश के हाथों करवाया गया। यश की उम्र उस समय सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन एक दिन यश ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बापू सा की 13वीं होने के बाद सब रिश्तेदार उनके घर से जा चुके थे। यश अपनी मासा के पास उनके रूम में गया तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। कमरे में जय जी ने शीतल जी को अपने गले से लगा वो उनके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहे थे। यश एकदम से अपने कमरे के अंदर आ गया। उससे अपने चाचा का यूं अपनी माँ के नजदीक होना बर्दाश्त ही नहीं हुआ और उसने जय जी को अपनी माँ से अलग कर उनके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। जय जी यश को हैरानी से देखने लगे और बिना उससे कुछ भी बोले वो रूम से बाहर निकल गए। वहीं शीतल जी ने यश को अपनी तरफ किया और उसके गाल पर खींच कर एक थप्पड़ लगा दिया और चिल्लाते हुए बोली, यश तुम पागल हो गए हो। बिना कुछ सोचे समझे तुमने अपने चाचा पर हाथ उठा दिया। तुम्हारे चाचा सिर्फ तुम्हारे बापू सा के भाई ही नहीं बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हम दोनों ने एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में साथ में स्टडी करी है। बेटा जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यश बिना कुछ बोले अपनी मासा के कमरे से निकल गया। कुछ ही दिनों में उसने आर्मी स्कूल जाने की बात सभी घर वालों को बताई। शीतल जी उसे खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन यश के फ्यूचर का सोच वो मान गई। यश के आर्मी स्कूल जाने के 1 साल बाद ही जय जी और शीतल जी ने शादी कर ली। यश को जब उन दोनों की शादी का पता चला तो इस बात की नाराजगी उसने कुछ इस तरह जताई कि उसने अपने घर वालों से बात करना ही बंद कर दी और कई सालों तक वो अपने घर ही नहीं आया। यश को पहले सिर्फ शक था, लेकिन जय और शीतल जी की शादी का सुन उसका शक अब यकीन में बदल चुका था कि उसकी माँ उसके चाचा के साथ मिलकर उसके बापूसा को धोखा दे रही थी। उसे अपने चाचा और मासा से अब नफरत होने लगी थी। वो अपने बापूसा की मौत का जिम्मेदार भी जय जी को ही मानता था। उसका स्वभाव भी अब बेहद कठोर और गुस्सैल हो चुका था। यश के सभी सीनियर और जूनियर भी बेमतलब यश से बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ना जाने यश का गुस्सा कब फूट पड़े।
यश के घर वाले भी उसके इस व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए वो भी यश से ज्यादा बात नहीं करते थे। उसने सोचा था कि वो कभी भी किसी औरत को अपनी जिंदगी में नहीं लेकर आएगा, लेकिन जब उसने अर्पिता को दिल्ली के कम्युनिटी फंक्शन में पहली बार देखा तो वो मानो उसमें ही खो गया। अर्पिता का वो खिलखिलाकर हंसना और उसके चेहरे पर आ रहे उसके बालों का उसे परेशान करना, यश को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब बातें उसे अर्पिता की तरफ खींच रही हो। लेकिन सिर्फ एक मैसेज की वजह से उसका ये सारा भ्रम टूट गया। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, अर्पिता, तुम भी मेरी माँ की तरह निकली, एक बेवफा औरत जो कभी किसी एक की होकर नहीं रह सकती। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये जिंदगी जो तुम्हें मेरे साथ ही बितानी पड़ेगी मिसेस राठौर। और किसी को फोन पर मिलने का बोल यश अपनी जीप ले अपने बंगलो से चला गया। यश को जाते देख मीरा भागते हुए अर्पिता के पास चली गई, लेकिन अपने सामने का नजारा देख उसकी चीख निकल गई और वो बोली, पैसा। उसके सामने अर्पिता अभी भी अपने पेट के बल बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। अर्पिता का हाल देखकर ही समझ आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। यश जिस गलतफहमी का शिकार हुआ था वो नहीं जानता था कि उसकी ये गलतफहमी उसके और अर्पिता के रिश्ते के लिए कितनी गलत साबित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अर्पिता की माँ सुनीता जी रसोई में खाना बनाते वक्त अपना फोन हाथ में लिए बार बार अर्पिता को कॉल लगा रही थी, लेकिन अर्पिता का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे अब उन्हें अर्पिता की और भी चिंता होने लगी। दरअसल जब उन्हें पता लगा था कि यश ने फोन कर अर्पिता के पापा अमर जी को उसके घर बुलाया है, तब उन्होंने प्रिशा से इस बारे में सब पता कर लिया था और अब वो जान गई थी कि अर्पिता अपनी शादी से खुश नहीं है। यश का स्वभाव उन्हें शादी वाले दिन भी कुछ ठीक नहीं लगा था, लेकिन अमर सिंह के आगे वो कुछ भी बोल नहीं पाई। तभी प्रिशा की मम्मी यानी नीलम जी किचन में आते हुए बोली, जीजी वो दाल बन गई क्या? लेकिन सुनीता जी ने नीलम जी की तरफ देखा भी नहीं, वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी नीलम जी ने उन्हें उनके कंधे से पकड़ उन्हें थोड़ा हिलाते हुए बोला, जीजी क्या हुआ आपको, कहाँ गुम हो? सुनीता जी ने चौंक कर नीलम जी की तरफ देखा और बोली, हाँ क्या हो नीलम, कुछ बोल रही थी तुम? तभी नीलम जी बोली, जीजी मैं जानती हूँ आप अर्पिता को लेकर परेशान हो, लेकिन शुरू में अरेंज मैरिज में कई प्रॉब्लम होती हैं और धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अर्पिता भी धीरे धीरे यश के परिवार में एडजस्ट हो ही जाएगी। लेकिन सुनीता जी तभी नीलम जी की बात को काटते हुए बोली, नहीं नीलम, मैं नहीं चाहती कि जिस तरह हम दोनों बहनें अपनी अपनी शादियों को अभी तक निभा रही हैं, अर्पिता भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जिए। जब यश ने आगे बढ़ अर्पिता के पापा से पहल कर अर्पिता का हाथ मांगा था, मुझे लगा था कि यश मेरी अर्पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन जिस तरह से मुझे प्रिशा से बातें पता चली हैं, मुझे अपनी बच्ची के लिए डर लग रहा है। इन आदमियों का क्या है, ये तो औरतों को बस अपनी जागीर समझ लेते हैं, अपने मन बहलाने की कोई पसंदीदा चीज। लेकिन मैं हमारी अर्पिता के लिए ये जिंदगी नहीं चाहती, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जरूरत पड़ी तो मैं अर्पिता के पापा के खिलाफ जाकर भी अपनी लाडो को साथ दूंगी, लेकिन मैं अर्पिता को दुखी नहीं देख सकती। वहीं यश का ऑफिस। यश इस वक्त अपने कैबिन में बैठे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। तभी एक आदमी अंदर आया और उसे सैल्यूट कर बोला, जय हिंद सर। यश ने भी उसे सैल्यूट कर जवाब देते हुए बोला, जय हिंद, और उसे बैठने के लिए बोला। यश इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था, उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। इस आदमी का नाम गोविंद था और ये एक डिटेक्टिव था जिसे यश ने अर्पिता और रोहन के बारे में पता करने के लिए कहा था। उसने यश के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, सर मैंने सब पता लगा लिया है। उस लड़के का नाम रोहन है और वो मैम के साथ ही मास्टर्स कर रहा है। वो दोनों एक ही क्लास में हैं। यश गोविंद की एक एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था।
जैसे जैसे गोविंद यश को सारी जानकारी दे रहा था वैसे वैसे यश के हाथ की पकड़ फाइल पर कसते जा रही थी। गोविंद ने आगे बोला, सर, वो लड़का काफी टाइम से मैम के पीछे पड़ा है। उसने तो अपनी शादी वाले दिन अपने हाथ की नस काट ली थी ताकि वो मैम को आपसे शादी ना करने के लिए मना सके, लेकिन मैम उसे पसंद नहीं करती। वो ही जबरदस्ती मैम के पीछे पड़ा हुआ है। मैम उसे पसंद नहीं करती। ये सुन के यश के हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर गई। तभी गोविंद आगे से बोला, सर, आप ही पहले आदमी हैं जो उनकी लाइफ में आए हैं। उनका आज तक कभी किसी लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं रहा है। यश अब इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहता था। यश ने उसे ओके बोलकर रूम से जाने को बोला। गोविंद भी यश को सैल्यूट कर रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही यश ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। अर्पिता को मैंने उस गलती की सजा दे दी जो उसने कभी की ही नहीं। अब कैसे करूंगा मैं अर्पिता का सामना। यही सब सोचकर यश को अर्पिता की चीखें याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वहीं दूसरी ओर अर्पिता को अब होश आ चुका था और वो एक बेजान सी मूर्त बन अपने बेड पर बैठी हुई थी। मीरा उसे खाना खिला रही थी कि तभी यश के कदमों की आहट सुन मीरा अपनी जगह से उठ गई और पीछे मुड़ दरवाजे की तरफ देखने लगी तो उसके सामने यश खड़ा था। यश को देखकर मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो यश को क्या ही बोल सकती थी। आखिर थी तो वो उसके घर में एक नौकर ही। मीरा ने यश को देखकर अपनी नजरें नीचे की और कमरे से बाहर चली गई। अर्पिता की नजर जैसे ही यश पर पड़ी तो वो बेड से उठकर खड़ी हो गई और यश को देखकर डर के मारे कांपने लगी। यश अर्पिता को देखते हुए धीरे धीरे अपने कदम भरते हुए उसके पास आने लगा। यश को देख अर्पिता अपने कदम पीछे लेने लगी। यश अर्पिता के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया और उससे माफी मांगते हुए बोला, अर्पिता, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी नफरत और गुस्से की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मुझे माफ कर दो। यश को ऐसे देख अर्पिता की भी आंखों से आंसू आ गए और वो भी अपने घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ गई और यश के दोनों हाथ पकड़ रोने लगी। यश ने उसे कसकर गले से लगा लिया और बोला, मेरी गलती के लिए सॉरी वर्ड कुछ भी नहीं है अर्पिता, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और मैं अपना आपा खो बैठा और वो गलती कर बैठा जिसे मैं खुद ही अपनी नजरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो अर्पिता। अर्पिता ने यश के चेहरे से उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, बस कीजिए यश, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ये काफी है। यश ने अपने सिर को अर्पिता के सिर से लगा उसके माथे को चूम लिया, लेकिन भले ही अर्पिता ने यश को माफ कर दिया था, लेकिन वो क्या सच में उसे माफ कर पाई थी? क्योंकि यश ने जो सलूक अर्पिता के साथ किया था उसकी भरपाई सिर्फ एक माफी तो नहीं हो सकती थी। अर्पिता भले ही यश के आंसुओं को देख खुद को कमजोर पड़ता हुआ महसूस कर रही हो, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यश के लिए उसके दिल में नफरत पनप चुकी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टोरी